Hello guys, good evening and welcome to my third lecture on heat and mass transfer for GATE, IES, SSC, JEE and ISRO। आज का जो वीडियो है मैं आप लोगों को पिछले वीडियो के कंसेप्ट्स जो थोड़े बहुत लेंथी और टफ थे समझने में वो आप लोगों को रिवाइज करवा के फिर आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिस वजह से क्या होगा कि आप लोगों का कंसेप्ट देखिए क्लियर होना चाहिए। कल वापस में हीट एंड मास का टर्न कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। आई डोंट नो व्हाई हीट एंड मास के साथ ही ऐसा हो रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स की वीडियो कभी भी कोई भी रीजन की वजह से मैं मिस नहीं कर सका हूं अभी तक। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हो, आईईएस की तैयारी कर रहे हो और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई और एल्स इसरो, आप लोगों को खाली मेरे वीडियो देखने हैं। ये सब एग्जाम्स का एनालिसिस मैं रेगुलरली करता रहता हूं, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा मेरे वीडियोस का प्रिपरेशन। एंड दिस इज जस्ट अ स्मॉल एफर्ट यू कैन गिव के वीडियो को आके एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, तो जिस वजह से हम लोगों को भी थोड़ा बहुत अपने एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिलता रहे। तो जैसा कि आप लोग सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी, आज मैं चालू करना चाहूंगा इलेक्ट्रिकल एनालॉगी से। मैंने वहां पे आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एनालॉगी ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बात करी थी। हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट को और ओम्स लॉ को स्टडी करके इसको हीट एंड मास ट्रांसफर के कंडक्शन लॉ के साथ कंपेयर करके और कन्वेक्शन लॉ के साथ भी कंपेयर करके हमारे काम को आसान बना सकते हैं। तो हमको भी वही सीखना है। जैसे हमको पता है दैट फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट I is equals to delta V upon R. That means current is equals to change in voltage upon resistance। बेसिक सी बात है। तो इसी तरह आप लोग अगर एक सर्किट बनाना चाहो तो कोई भी एक सर्किट में यहाँ पे, सॉरी फॉर द ड्राइंग, यहाँ पे आप लोगों का करंट फ्लो होगा, सॉरी यहाँ पे करंट फ्लो होगा और यहाँ पे होगा आप लोगों का रेजिस्टेंस, और इस पूरे के पूरे सर्किट में होगा कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप, जिसको आप लोग कंप्लीट सर्किट में एरो के साथ बता सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोग इसको थर्मल सर्किट के साथ जोड़ना चाहो तो यहाँ पे थर्मल सर्किट हमारा बन जाता है। मैं आप लोगों को इसकी इक्वेशन बाद में लिखाऊंगा। थर्मल सर्किट में होता क्या है, द हीट फ्लोज। करंट की जगह क्या फ्लो होती है, वहां पे हीट फ्लो होती है, याद रखिए। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस, दैट वी डिनोट बाय सिंबल RTH। और थर्मल रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे ड्रॉप क्या होता है, यहाँ पे होता है आप लोगों का टेम्परेचर ड्रॉप, दैट कैन बी डिनोटेड बाय डेल्टा T। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कंपेयर करें तो हमने यहाँ पे लॉ लिख दिया है दैट ओम्स लॉ इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन आर। तो इस वजह से यहाँ पे आई किसको रिजेंबल कर रहा है, आई रिजेंबल्स क्यू। आई क्यू के बराबर हो रहा है। रेजिस्टेंस अलोंग द सर्किट इज इक्वल्स टू थर्मल रेजिस्टेंस, आप ऐसा बोल सकते हैं RTH। एंड चेंज और ड्रॉप इन वोल्टेज इज इक्वल्स टू चेंज और ड्रॉप इन टेम्परेचर डेल्टा T। मतलब आप इसको कंपेयर करें तो हम लोगों को ये बात तो समझ में आ गई that Q is equals to delta T upon RTH। ये इक्वेशन अगर आप लोगों ने समझ ली ना तो न्यूमेरिकल में एक्चुअल लॉ लगाने की बजाय ये वाला जो कंसेप्ट है बहुत इजी रहेगा, क्योंकि आज हम लोग कंपोजिट वॉल्स के भी सम्स करने वाले हैं। तो इस वजह से आप लोगों को बहुत क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि किस तरीके से इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप दैट आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनालॉगी को हीट ट्रांसफर सर्किट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सो यू शुड रिमेंबर दैट I resembles to Q, resistance resemble to RTH, that is the thermal resistance, डेल्टा V resembles to डेल्टा T। इस वजह से हम लोगों को ये भी याद रखना है that Q is equals to डेल्टा T upon RTH। ये समझ में आ गया तो आप लोग सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्मल रेजिस्टेंस फॉर्मूला की। फॉर आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो कंडक्शन के लिए और कन्वेक्शन के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला से बता देना चाहूंगा। बेसिक फॉर्मूला कभी भी हम लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कंडक्शन का हम लोगों ने फोरियर्स लॉ पढ़ा था अभी पिछले ही वीडियो में, Q इज इक्वल्स टू माइनस KA dt बाय dx। ओके, और इसको जब हम लोगों ने प्लेन स्लैब के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पे मैं अब साइन माइनस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बन जा रहा था के ए T1 माइनस T2 डेल्टा T में T2 माइनस T1 की जगह T1 माइनस T2 करके अपॉन हम लोगों ने उसकी विड्थ ली थी B या L, जो भी आप लोग बोलना चाहो। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा दैट योर Q इज इक्वल्स टू डेल्टा T अपॉन R। तो RTA चाहिए, तो मुझे RTH की वैल्यू निकालनी है। तो RTH की वैल्यू निकालने के लिए ये बोलता है कि खाली डेल्टा T को ऊपर रहने दो, बाकी वैल्यूज को नीचे जान दो।
डेल्टा टी को खाली ऊपर रहने दो, बाकी वैल्यूज को नीचे जान दो, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन D बाय के ए, क्योंकि न्यूमरेटर ये जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बनता है न्यूमरेटर, इसलिए मैं इसको एकदम नीचे ले जाऊंगा। दैट मीन्स मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूं तो आई कैन से दैट आप लोगों का जो आर थर्मल होगा फॉर कंडक्शन शुड बी इक्वल टू बी अपॉन के ए, या ए के आप लोग जो भी बोलना चाहो। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को आगे सिलेंडर्स के लिए, स्पीयर के लिए आर थर्मल कैसे निकालना है, जो पिछले वीडियो में हम लोग बात करी थी, एक छोटा सा रिवीजन आप लोगों के लिए डायरेक्ट कंसेप्ट के साथ है कि पिछला वीडियो अगर आप लोगों को डेरिवेशन वो स्पेशली इंजीनियरिंग सर्विस वालों के लिए था, आप लोगों को नहीं समझ में आया तो इट्स नॉट अ बिग इशू। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको अप्लाई कर रहे हो कंडक्शन के लिए, हम लोगों ने कंडक्शन और उसकी बात करी थी, तो कुछ हम लोगों ने साइन कन्वेंशन भी पढ़े थे, दैट वहां पे अजम्पशंस लिए थे कि स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर होना चाहिए, वन डायमेंशनल कंडक्शन होना चाहिए। वो सब के ऊपर अभी मैं बात नहीं कर रहा, एक सीधा कंसेप्ट है, एग्जाम में सम आएगा, ये से हम लोगों को अप्लाई करके इसको सॉल्व कर देना है। इसी तरह मैं कन्वेक्शन की बात करूं तो कन्वेक्शन का हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो बोलता है Q इज इक्वल्स टू एच ए डेल्टा टी। अब इसमें भी आप लोगों का जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला रहेगा वो तो यही रहेगा, दैट Q इज इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन आर टी एच। तो यहाँ पे मुझे अगर आर टी एच निकालना हो तो ये हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन एच ए को नीचे ले जाना है, तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के रूल तो नहीं बदल सकता, तो ये 1 अपॉन एच ए जाएगा। दैट मीन्स फॉर कन्वेक्शन योर आर थर्मल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एच ए। क्या हो जाएगा ये 1 upon HA, where H is the heat transfer coefficient and A is the area of contact or the area of exposure। याद रखिए H is the heat transfer coefficient, यूनिट था वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर केल्विन, और एरिया आप लोगों का हो जाएगा एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट या एरिया ऑफ एक्सपोजर। इसी तरह K यहाँ पे है थर्मल कंडक्टिविटी, B है ब्रेथ ऑफ द स्लैब, और A हो जा रहा है आप लोगों का परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि इतनी सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लोगों को याद रखना है कि आर थर्मल जब आप लोग स्लैब की बात करोगे तो L अपॉन ए के, देखिए मैंने पिछली बार में B लिखा था, B की जगह हम लोग L ले रहे हैं यहाँ पे ब्रेथ को, तो ये हो जाएगा L अपॉन ए के जब आप लोगों के पास स्लैब हो। इसी तरह जब होलो सिलेंडर की हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा ln R2 अपॉन R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई के एल। ये याद रख लीजिए और ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, दैट Q इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर टी एच। अब इसको मैं कंपोजिट सेक्शन को अप्लाई करूंगा, इसलिए फॉर्मूला अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, तो आप लोगों के लिए आसान काम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें स्पीयर की, होलो स्पीयर जैसे आप लोगों को दिया हुआ है तो वो है R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2। ये फॉर्मूलाज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये फॉर्मूलाज आप लोगों को याद हो गए ना तो आप लोगों का आधे से ज्यादा काम तो हो गया, क्योंकि गेट में और इंजीनियरिंग सर्विसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन इन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के ही आते हैं। पर स्टूडेंट्स क्या होता है, कभी ध्यान ही नहीं दिया होता है क्लास में, अच्छे से आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो, तो इस वजह से आप लोगों को ये टफ लगते हैं। बट अदरवाइज देयर इज नथिंग टफ इन हीट एंड मास ट्रांसफर। इसीलिए देखिए मैंने इस चैप्टर से शुरुआत की, इस सब्जेक्ट को लिया है, जिस वजह से आप लोगों को पता चले। सो ये हो गए तीनों के तीनों फॉर्मूला। स्लैब के लिए L अपॉन ए के, होलो सिलेंडर के लिए है ln R2 अपॉन R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई के L, होलो स्फीयर के लिए R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2। नाउ कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ कंपोजिट स्लैब। पहले हम लोग खाली कंडक्शन कर लें, फिर हम लोग कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों करेंगे। पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि खाली कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ कंपोजिट स्लैब। ये कंपोजिट स्लैब है। अब कंपोजिट स्लैब में क्या होता है कि टेम्परेचर ड्रॉप जब हम लोग मानते हैं तो किस तरीके से होता है, तो ये यहाँ पे होगा टेम्परेचर T1। अब हमारे वहां पे तीन अजम्पशंस, चार अजम्पशंस इन टोटल हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे थे। पहला क्या था कि स्टेडी स्टेट आप लोगों का हीट ट्रांसफर होना चाहिए, योर हीट ट्रांसफर शुड बी स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब का ये है कि यहाँ पे जो हीट फ्लो करेगा Q, वो हर एक पॉइंट पे इस पूरे के पूरे सेक्शन में सेम रहेगा। Q की वैल्यू हर एक पोजीशन पे सेम रहेगी, वो बदलेगी नहीं। उसके बाद यहाँ पे वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर है। वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 3D बनाने की कोशिश करूं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन में हीट फ्लो नहीं कर रही होगी, एक्स डायरेक्शन के अलावा। एक्स डायरेक्शन के अलावा कोई भी डायरेक्शन में हीट फ्लो नहीं करेगी, ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर। मेरी ड्राइंग ऐसे बहुत खराब है और यहाँ पे टैब में लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस वजह से, वरना ऑल दो इंजीनियरिंग ड्राइंग तो सबकी अच्छी होती है इंजीनियर्स की,
तो बट यहाँ पे हम थोड़ी ड्राइंग की प्रॉब्लम है, सो जोक्स अपार्ट आप लोगों को कंसेप्ट समझाना जरूरी है। तो हमारा सेकंड अजम्पशन था कि आप लोगों का वन डायमेंशनल कंडक्शन होना चाहिए, और थर्ड अजम्पशन था कि नो इंटरनल हीट जनरेशन, कोई भी इंटरनल हीट जनरेशन हम लोग नहीं कैलकुलेशन में लेंगे। एंड फोर्थ वन जो था कि आप लोगों की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट। यहाँ पे मान लीजिए इस सेक्शन की ये थर्मल कंडक्टिविटी K1, इस सेक्शन की ये थर्मल कंडक्टिविटी K2, इस सेक्शन की विड्थ है B1 और इस सेक्शन की विड्थ है B2। तो यहाँ पे याद रखिए T1 से टेम्परेचर ड्रॉप होगा यहाँ पे T2 तक, और फिर या तो दो तरीके हैं, या तो ये T2 टेम्परेचर बन गया, यहाँ से डायरेक्टली लाइन आप ले लो तो ये हो जाएगा T3। पर यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि आप लोगों की स्लैब जो है वो मटेरियल चेंज हो रहा है। यहाँ पे फर्नेस के जो लेयर्स के सम आते हैं ना, यहाँ पे मटेरियल चेंज हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि दो वॉल्स के बीच में, दो वॉल्स को भी आप लोग ध्यान से देखोगे, उनके सरफेस रफनेस की वजह से या और कोई रीजन की वजह से वहां पे होगा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। क्या होगा? कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। हो सकता है बीच में छोटे छोटे वॉइड्स हो, गैप बोलते हैं, छोटे छोटे गैप रह गए बहुत माइनर से, तो उसमें एयर भर सकती है, और एयर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, गैस की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत 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 ज्यादा लो होती है। तो जब ऐसा कंसीडरेशन होगा तो ये हमारा जो एनालॉगी बनेगा ये थोड़ा अलग बनेगा कि यहाँ से मैंने T1 से चालू किया, ये हो जाएगा T2, और यहाँ पे भी टेम्परेचर ड्रॉप दिखेगा। सो दिस विल बी द इंटरमीडिएट ड्रॉप टेम्परेचर T2 से लेके T3, और फिर आएगा T4। कभी भी आप लोग इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हैं तो ये पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा क्यों, आप लोगों को ये दोनों डायग्राम देके पूछा जा सकता है। तो ये है रीजन, आप लोगों को खाली कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, दैट Q इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा T अपॉन आर थर्मल रेजिस्टेंस। अब आर थर्मल क्या होगा कि यहाँ पे जो दोनों स्लैब है ये बन रही है सीरीज में, जब पैरेलल में होगी तब हम लोग इसकी अलग से बात करेंगे, वो एक न्यूमेरिकल में करूंगा, कभी कभी पूछा जाता है। तो सीरीज में होने का मतलब ये है कि थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ वॉल 1 प्लस थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ वॉल 2। तो वॉल 1 का क्या हो जाएगा, हम लोगों ने स्लैब के लिए थर्मल रेजिस्टेंस बोला हुआ है, दैट वो होता है बी अपॉन ए के। तो पहली वॉल के लिए हो जाएगा B1 अपॉन ए K1। ए क्यों? क्योंकि इसका जो परपेंडिकुलर एरिया है इधर वाला, यहाँ पे जो एरिया होगा जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो तो सेम है हर तरफ, तो इस वजह से आप लोग यहाँ पे ए जो है वो कांस्टेंट मान के चल सकते हैं, बाद में आप कॉमन निकाल सकते हैं। सेम वे स्लैब 2 के लिए, स्लैब 2 के लिए हो जाएगा B2 अपॉन ए के 2। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, B1 अपॉन ए के 1 प्लस B2 अपॉन ए के 2। अब देखिए डेल्टा टी, डेल्टा टी हमेशा कितना होता है, तो हमेशा याद रखिए डेल्टा टी होता है हाईएस्ट टेम्परेचर। हाईएस्ट टेम्परेचर सीधी सी बात है T1 है, और लोएस्ट टेम्परेचर T3, नीचे वाला केस होता है तो T4। तो ये हमेशा होगा कि T1 हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप लोगों का कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ कंपोसाइट स्लैब बन जाएगा T1 माइनस T3 अपॉन RTH1, मतलब B1 अपॉन AK1 प्लस B2 अपॉन AK2। ये सब हम लोगों ने किया हुआ है, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। और इसी तरह थर्ड स्लैब हो तो आप लोग जोड़ सकते हैं। पर मैंने एक चीज जो आप लोगों को नहीं कराई थी वो इसी में, अगर मैं ऐड कर दूं कंडक्शन कन्वेक्शन, मतलब यहाँ पे कंडक्शन कब, कन्वेक्शन कब होगा, जब यहाँ पे कोई एयर फ्लो कर रही होगी और यहाँ पे भी कोई एयर फ्लो कर रही होगी। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे है हॉट एयर, फर्नेस गैस है, और इसी तरह यहाँ पे दूसरी तरफ कोल्ड एयर है। तो जब ऐसा कंसीडरेशन होगा तब हम लोगों को सारी की सारी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों का कंसीडरेशन चेंज हो जाएगा। कंसीडरेशन चेंज कैसे होगा, तो इसको आप लोग इसका खाली एक सर्किट बना लीजिए। पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको पूरा का पूरा रब कर दूं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम पहले यूं आएगा, ये जो एरो है ना ये दिखाता है कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर जो होता है वो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर से ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे बल्क मोशन हो रहा है आप लोगों के मॉलिक्यूल्स का, मतलब ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर किस में होगा, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर में। वो नॉन लीनियर होता है। उसके बाद जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर होता है दैट इज लीनियर। उसके बाद यहाँ पे गए और फिर अगेन यहाँ पे जो होगा ये स्टेप में यूं निकल गया। मतलब यहाँ पे इंटरफेस टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं TH या TG, यहाँ पे गैस कोई भी है जिसका टेम्परेचर हॉट गैस है यहाँ पे, ऐसा मान लेते हैं। और ये मान लेते हैं स्लैब का टेम्परेचर इस पॉइंट पे T1, इस पॉइंट पे T2, और फिर ये पॉइंट पे जो टेम्परेचर है T3। हम लोग ऐसा मान लेते हैं जो कोल्ड फ्लूइड है उसका जो टेम्परेचर है वो T इंफिनिटी, इस तरफ क्या होगा, कोल्ड फ्लूइड होगा।
ठंडा कोई भी फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस यहाँ पे फ्लो कर रहे होगे, मतलब ये आप लोग फर्नेस का समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे हॉट गैस है, ये बीच की फर्स्ट वॉल, सेकेंड वॉल, और फिर यहाँ पे नॉर्मल एयर फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो सबसे बड़ा टेम्परेचर, सबसे ज्यादा वाला टेम्परेचर होगा टीजी। टीजी के बाद का जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का T1, उसके बाद T2, उसके बाद T3 एंड द लास्ट में आएगा T इंफिनिटी। मतलब Tg इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, उसके बाद T1, T2, T3 एंड T इंफिनिटी। तो ऐसे कंसीडरेशन के लिए आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लीजिए। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट पहले क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों का कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, उसके बाद कंडक्शन में जहां पे टेम्परेचर ड्रॉप होगा उतने आप लोग वहां पे सर्किट दिखाओगे। कंडक्शन कहां पे, T1 और T2 के बीच में, कन्वेक्शन होगा Tg और T1 के बीच में, कंडक्शन होगा T1 और T2 के बीच में, उसके बाद T2 और T3 के बीच में होगा अगेन कंडक्शन, T2 और T3 के बीच में होगा अगेन कंडक्शन, और T3 और, जस्ट अ मिनट, हम लोग यहाँ पे इसको रब कर लें, और फिर T3 और आप लोग बोल सकते हो T इंफिनिटी के बीच में, T3 के बाद में एक लाइन बना लो, उसके बाद T3 और T इंफिनिटी के बीच में भी टेम्परेचर ड्रॉप होगा, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे जो होगा, दिस विल बी द टेम्परेचर ड्रॉप, यू कैन से ड्यू टू द रेजिस्टेंस। आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा ये कन्वेक्शन की वजह से होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए गैस का बल्क मोशन है। तो हमको पता है दैट आर थर्मल फॉर कन्वेक्शन इज H अपॉन 1 अपॉन एच ए, सॉरी हम लोगों ने अभी लिखा था आर थर्मल फॉर कन्वेक्शन इज 1 अपॉन एच ए। तो मान लीजिए यहाँ पे जो गैस फ्लो कर रही है उसकी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H1 है, और ये कोल्ड फ्लूइड की जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है H2 है। इसका कंडक्शन है K1, ये K2, इसकी विड्थ है B1, यहाँ पे विड्थ इसकी स्लैब 1 की, और स्लैब 2 की जो विड्थ है हम लोग ऐसा मान लेते हैं B2 है। तो ये बन जाएगा आप लोगों का स्मॉल क्यू, हम लोगों को निकालना है। सो दिस विल बी डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर Tg माइनस लोएस्ट टेम्परेचर T इंफिनिटी अपॉन पहला, यहाँ पे ये हो जाएगा आप लोगों का हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन, तो 1 अपॉन H1A, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन H1A, प्लस फिर T1 और T2 के बीच में क्या होगा, कंडक्शन B अपॉन A के, तो ये हो जाएगा B1 अपॉन, आप लोग बोल सकते हो AK1। AK1 क्यों, क्योंकि एरिया तो है, कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों में ही कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों में हम लोग परपेंडिकुलर एरिया ही लेते हैं, प्लस B2 अपॉन AK2, क्योंकि यहाँ पे वॉल पे T2 और T3 के बीच में भी वहां पे कंडक्शन हीट ट्रांसफर ही रहेगा, और लास्ट में T3 और T इंफिनिटी के बीच में वापिस होगा कन्वेक्शन, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन H2A। सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये ऐसे आप लोगों को समझ आएंगे एग्जाम में, आप लोगों को इन सब में खाली वैल्यू पुट करनी है और मिल जाएगा आप लोगों को आपका आंसर। ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता है कि क्वेश्चन में किस तरीके से वैल्यू फाइंड करनी है। आगे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है कि इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के अगर आप लोगों ने पेपर देखे होंगे ना, तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत रेगुलरली आने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि आप लोगों को जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो आप लोग जब K1 और K2 को प्लस करते हो तो लेंथ को भी प्लस करना पड़ता है, वो 2L हो जाता है। तो इसको मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल में समझाऊंगा, अभी मैं खाली आप लोगों को इतना बता देता हूं कि ऑलवेज रिमेंबर, जब आप लोग बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट जो होता है, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, और दोनों के लिए बाहर आ जाता है 2। तो 2 जब आता है, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो K इक्विवेलेंट का आंसर आता है, ये आप लोग याद रख लीजिए, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इट इज समथिंग लाइक दैट। आप लोग जो सीरीज और पैरेलल में वहां पे डैम्पिंग वैल्यू निकालते थे, डैम्पिंग कोएफिशिएंट जो निकालते थे सीरीज और पैरेलल में, ये कुछ उससे मिलती जुलती वैल्यू है। तो इसके ऊपर ज्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, एंड वैल्यू याद रख लीजिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। सबसे ज्यादा पसंद आने वाला चीज, थोड़ा लंबा भी चल सकता है सेशन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, फॉर अ 3-dimensional object as shown in the figure below, 5 faces are insulated,
5 फेस कौन से इंसुलेटेड है कि PQRS को छोड़ के। जो छठा फेस है कौन सा वाला, ये वाला PQRS जो हमारे उस तरफ की तरफ है, हम लोगों को यहाँ पे से क्लियरली दिखेगा। PQRS को इंसुलेट नहीं किया, मतलब हीट फ्लो वहीं से होने वाला है। With a convective heat transfer coefficient H of 10 watt per meter square Kelvin, 10 watt per meter square Kelvin. Ambient temperature, मैं इसको T infinity बोल दूं, is 30 degree centigrade. Heat is uniformly generated inside the object at a rate of 100 watt per meter cube. मतलब G की वैल्यू आप लोगों को दे दी है 100 watt पर मीटर क्यूब। तो आप लोगों को ये निकालना है कि इस जो फेस का टेम्परेचर कितना होगा अगर आप लोग स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर मान के चल रहे हो। तो कुछ नहीं है, दिमाग लगाने हैं, गेट 2008 का क्वेश्चन है। डायरेक्ट न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आप लोग अप्लाई कर दीजिए। Q इज इक्वल्स टू एच ए डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच ए टी एस मतलब टेम्परेचर ऑफ द सरफेस माइनस टी इंफिनिटी। यहाँ पे मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं, मेरी थोड़ी बहुत हैंडराइटिंग का आप लोग काम चला लीजिएगा, बट मैं आप लोगों को 100% समझा दूंगा। 100 इज इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू 100, एच की वैल्यू 10 इंटू एरिया। अब देखिए एरिया जब नहीं दिया हुआ हो तो यहाँ पे आप लोगों को एरिया कितना आप लोग ले रहे हैं, लेंथ जो परपेंडिकुलर एरिया है इसके, तो यह हो जाएगा 2 इंटू 2 4। आप लोग भी ऐसा भी बोल सकते हो। एरिया अभी ए रहने दीजिए, मैं आप लोगों को इसका रीजन बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो अज्यूमिंग द फेस PQRS टू बी एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर, इसके बारे में बात करता हूँ मैं। अभी आपको एरिया की जगह ए रहने दीजिए खाली, इनटू टी एस माइनस टी इंफिनिटी कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप लोग जब वैल्यू निकाल रहे हो टी एस की तो हो जाएगा पहले 100 अपॉन 10, मतलब एक एक जीरो कैंसिल। ए अभी हम लोग कांस्टेंट मान लेते, मैं नहीं लिख रहा हूँ, टी एस माइनस 30, टी एस माइनस 30, तो ये बचेगा टी एस इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30, मतलब ये आप लोग बोल सकते हो कितना हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर एरिया क्यों नहीं ले लिया, 4 इंटू 4 करके हम लोग एरिया ले सकते थे, पर यहाँ पे आप लोग देखिए जो जो हीट ट्रांसफर होता है उसके परपेंडिकुलर एरिया में से हो रहा है, वो तो इंसुलेटेड है। अब उसी में से होगा तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि वहां पे हम लोग एरिया को यूनिफॉर्म एरिया मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना आंसर नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को ध्यान रखना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कंसीडर द स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन अक्रॉस द थिकनेस इन अ प्लेन कंपोजिट वॉल एज शोन इन द फिगर एक्सपोज्ड टू द कन्वेक्शन कंडीशन। देखिए यहाँ पे सब वैल्यू आप लोगों को दी हुई है। एच आई की वैल्यू है 20, एच आउटसाइड की वैल्यू है 50, टी इंफिनिटी की वैल्यू है 20, टी इंफिनिटी आउटसाइड की वैल्यू है -2, के वन की वैल्यू है आप लोगों को दी हुई है 20, के टू की वैल्यू दी हुई है आप लोगों को 50, L1 L2 दे दिया है। सीधा आप लोगों को निकालना है, तो अभी हम लोगों ने इसका फॉर्मूला लिखा था कुछ ही देर पहले, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन आर टी एच। डेल्टा टी मतलब क्या हो जाएगा, दो ही टेम्परेचर है, 20 डिग्री माइनस -2, तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन आर टी एच। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे कन्वेक्शन होगा, मतलब 1 अपॉन ए के। अब देखिए यहाँ पे एरिया तो दिया हुआ ही नहीं है, तो ये हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एच ए, पहले कन्वेक्शन की वजह से, प्लस दूसरा हो जाएगा एल अपॉन ए के, एल वन अपॉन ए के वन एच वन, प्लस एल टू अपॉन ए के टू, प्लस 1 अपॉन एच टू ए। तो ए की जगह तो 1 पुट कर दीजिए, यूनिट एरिया में आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप लोग दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लोगों को Q भी दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे डेटा मिसिंग था, इसमें ऐड करवाना है। Q आप लोगों को दिया हुआ है 250 वॉट पर मीटर केल्विन। पहले आप लोग चलिए हम लोग उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप लोगों को यहाँ पे पूछा क्या है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सॉल्व कर लें उसके बाद Q की वैल्यू। तो हो जाएगा 22 अपॉन 1 अपॉन H की वैल्यू है 20 HI की, प्लस L है उसको हम लोग मीटर में दिया हुआ है 0.3 अपॉन K1 कितना है, K1 है 20, प्लस 0.15 अपॉन 15, गेट है कैलसी अलाउड है इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 5050 प्लस 1 अपॉन 5050। इसको सॉल्व करोगे तो Q की वैल्यू आती है 250, Q की वैल्यू कितनी आ रही है 250। अब आप लोगों को पूछा गया आप लोगों को हीट ट्रांसफर रेट नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया एज्यूमिंग द नेग्लिजिबल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन द वॉल सरफेसेस द इंटरफेस टेम्परेचर T। इंटरफेस टेम्परेचर मतलब इन दोनों के बीच का टेम्परेचर T ढूंढ के निकालना है।
तो ये एक अच्छा केस आ गया। पहले आप लोगों को ये समझ में आ गया मैंने क्यू किस तरीके से निकाला। पूरे वॉल का रेजिस्टेंस लेके मैंने क्यू की वैल्यू तो आप लोगों को निकाल ली। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन गेट का तो फेवरेट क्वेश्चन मान के चलिए कि आप लोगों को बोल देंगे कि इंटरफेस टेम्परेचर निकाल के दीजिए। अब इंटरफेस टेम्परेचर का मतलब तो आप लोग पता चल गया, दो वॉल के बीच का जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस टेम्परेचर। तो अब निकालेंगे कैसे? मेरे पास स्क्रीन की थोड़ा कमी है तो मैं इसको रब कर दूंगा। अब यहाँ पे याद रखिए एक बात हम लोगों ने लिखी थी कि पहला अजम्पशन जो हमारा था दैट वो था कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर थ्रू आउट द सिस्टम। क्या हो रहा है यहाँ पे? स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर का बेसिक मतलब है कि यहाँ पे जो आप लोगों का क्यू था इट इज सेम थ्रू आउट दिस कंपोसाइट स्लैब। तो क्यू की वैल्यू तो सेम होगी। तो अब मुझे निकालना है खाली टेम्परेचर ये टी। तो आई कैन अप्लाई यहाँ पे इस पूरी की पूरी वॉल में क्या होगा? लीनियर टेम्परेचर ड्रॉप होगा। आई कैन अप्लाई द न्यूटन्स लॉ, फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन में अप्लाई कर सकता हूं। किस तरीके से? Q इज इक्वल्स टू डेल्टा टी क्या अपॉन आर टी एच। डेल्टा टी कौन सा लेंगे हम लोग? टी इंफिनिटी इनसाइड माइनस इंटरफेस टेम्परेचर टी अपॉन आर टी एच क्या हो जाएगा? L1 अपॉन ए के 1। तो ये हो जाएगा 20 माइनस टी अपॉन L1 कितना है? L इज योर लेंथ। कितनी आप लोगों को लेनी है? हाँ, और आप लोगों को ये भी लेना पड़ेगा प्लस यहाँ पे कन्वेक्शन भी हो रहा है क्योंकि टी इंफिनिटी और इसके बीच में कन्वेक्शन भी है। कन्वेक्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? 1 अपॉन H1A। तो H1 की वैल्यू पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 20 प्लस 0.3 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 250 तो हमारे पास है। अब आप लोगों का काम इसको सॉल्व करना है। देखिए इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं इसको सॉल्व करके बताऊं। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो टी का आंसर आता है 3.75 डिग्री सेंटीग्रेड। 3.75 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन सी में बनता है। तो ये बन जाता है आप लोगों का आंसर। गेट 2009 का क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोग इतना कैलकुलेशन तो खुद कर सकेंगे। आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर कि आप लोगों को किस तरीके के क्वेश्चंस की तैयारी रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चंस आप लोगों को पक्का परेशान कर सकते हैं अगर आप लोगों ने थोड़ी भी गलती कर दी है तो। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इस वजह से हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंपोसाइट स्लैब the temperature interface T inter between two materials is equal to the average of the two temperature at the end। इसका मतलब क्या हुआ आप लोग समझिए। ये कह रहा है कि आप लोगों का जो टी इंटरफेस टेम्परेचर है मैं इसको टी आई बोलता हूँ। टी आई इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ टी वन प्लस टी टू मीन्स टी वन प्लस टी टू अपॉन टू, इन दोनों के एंड टेम्परेचर के एवरेज के बराबर है। Assuming steady one-dimensional heat conduction, which of the following statement is true respective to their thermal conductivities? तो यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को दो अलग अलग वैल्यू दी हुई है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं that Q flowing through slab 1, इसको मैं बोलता हूँ slab 1, and flowing through slab 2 should be equal, मतलब Q Q इक्वल होना चाहिए। तो पहले मैं इस टेम्परेचर के बीच में फॉर्मूला लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा? यहां से लगाना चालू करते हैं हम लोग। मैं इसको रब कर देता हूं। तो ये बनेगा आप लोगों का डेल्टा टी अपॉन आर टी एच फॉर स्लैब 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर स्लैब 1 इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर टी एच फॉर स्लैब 2। अब देखिए अब इसमें खाली वैल्यू पुट करूंगा मैं। किस तरीके से? डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ये बन जाएगा आप लोगों का T1 माइनस टी आई, मतलब इंटरफेस टेम्परेचर पहले वाले स्लैब के लिए अपॉन इसका आर थर्मल। अभी आप लोग काम कीजिए ना, न्यूटन्स लॉ ही अप्लाई करिए, आर थर्मल वाला अप्लाई नहीं कीजिए। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस के ए डेल टी बाय डेल एक्स। वही अप्लाई करते हैं हम लोग। तो वही अप्लाई करेंगे तो ये केस में क्या बन जाएगा? फर्स्ट स्लैब के लिए, फर्स्ट स्लैब के लिए बन जाएगा माइनस के ए बार रहेगा T1 माइनस टी इंटर। तो टी इंटर का अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखा है टी आई इज इक्वल टू T1 प्लस T2 अपॉन 2। इंटरफेस की वैल्यू डाल देते हैं T1 माइनस T1 प्लस T2 अपॉन 2 अपॉन उसकी जो विड्थ है वो है 2b। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए तो ये हो जाएगा वापस माइनस K2 ए, यहाँ पे K1 लिख देते हैं हम लोग। थर्मल कंडक्टिविटी भी अलग अलग है।
और इनटू, अब देखिए यहाँ पे पहले टी इंटरफेस पहले आ जाएगा, मतलब टी आई प्लस टी टू अपॉन टू माइनस टी टू, मेरा कुछ ये इसका पेन की लीड खराब हो गई है, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, अभी मैं बदल नहीं सकता हूँ वीडियो के बीच में, तो हम लोग इसी तरीके से थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे, इस वजह से भी हैंडराइटिंग आज खराब हो रही है ज़्यादा, बट नॉट एन इशू, आप लोगों को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए, अपॉन बी। तो आप लोग देखिए कौन सी वैल्यू कट हो जा रही है, एरिया एरिया कट हो जाएगा, बी और बी कट हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग एलसीएम लेंगे तो 2t1, ये क्या बचेगा 2t1 माइनस t1, और ये माइनस क्या है फुल ब्रैकेट में जाएगा तो माइनस खुलेगा, तो माइनस प्लस माइनस t2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बाहर रहेगा आप लोगों का k1 इज इक्वल्स टू k2 के अंदर यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा t1 प्लस t2 माइनस t2। अब आप लोगों को रेशियो निकालना है यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी का। एक्चुअली तो क्या करना चाहिए था कि हम लोग अगर ये वैल्यूज को ही कंपेयर कर ले डायरेक्टली, ऐसा मत कीजिए, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग गड़बड़ कर दोगे, इसकी बजाय पूरी स्क्रीन ही इरेज कर दी आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस के वन इनटू, अब यहाँ पे देखिए इंटरफेस टेम्परेचर क्या हो जाएगा T1 माइनस टी आई की वैल्यू क्या है T1 प्लस T2 अपॉन 2। थोड़ा मेरा टैब की जो लीड है वो खराब हो गई है, विल स्टडी विद दैट, अभी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, अपॉन 2b इज इक्वल्स टू माइनस k2, ये पोजीशन पे अच्छा लिख रहा है, हम लोग यहाँ से ही लिख के चलते हैं, ये हो जाएगा T इंटरफेस टेम्परेचर मतलब T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T2, और यहाँ पे नीचे जो विड्थ रहेगी वो रहेगी b, तो ये b भी कट हो गया, हम लोगों ने एरिया तो पहले ही नहीं लिखा, एरिया तो वैसे ही कट हो जा रहा है दोनों तरफ, तो इक्वेशन आप लोगों की बचेगी क्या, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये बचेगी देखिए माइनस के वन इंटू एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा T1 के आगे 2, 2t1 माइनस T1 ब्रैकेट खुला है, माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस T2 अपॉन, अब देखिए ध्यान से, एक 2 तो ये 2b वाला और दूसरा 2 वो एलसीएम वाला, इज इक्वल्स टू माइनस k2 T1 प्लस T2 माइनस 2t2, सीधी सी बात है, अपॉन 2, तो एक 2 और कट कर दीजिए, अब देखिए T1 माइनस T1 तो क्या बचा माइनस k1 T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू माइनस k2 T1 माइनस T2 अपॉन 2, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये ब्रैकेट हो जाएंगे कट, T1 माइनस T2 T1 माइनस T2 कट, मतलब बचा क्या K1 इज इक्वल्स टू 2K2, ये 2 इधर चला जाएगा, सो ऑप्शन नंबर डी, बहुत आसान क्वेश्चन है, गेट 2006 में आ चुका है, एक बार में आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को सर्किट सीरीज में है, पैरेलल में है, सारे कंसेप्ट एक साथ समझ में आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पहले देख ले हम लोग, ये बोल रहा है हीट फ्लोज थ्रू अ कंपोजिट स्लैब एज शोन इन द फिगर, द डेप्थ ऑफ द स्लैब इज 1 मीटर, एंड आप लोगों को के की वैल्यू दे दी गई है, के की वैल्यू आप लोगों को कैसे यहाँ पे दी हुई है, फिगर में डायरेक्टली देखिए आप लोगों को सारी दी हुई है, तो ये आप लोगों को उन्हीं वैल्यूज को यूज कर करके इसको करना है। आप लोगों को कंसेप्ट बता दूं, देखिए यहाँ पे ये स्लैब जो है, ये स्लैब नंबर 1 बोले, ये स्लैब 2 और ये स्लैब 3, तो 1 जो है वो 2 और 3 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, स्लैब 1 जो है वो 2 और 3 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और 2 और 3 एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। तो यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, ये देखिए यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस R1, स्लैब 1 का रेजिस्टेंस जो आप लोगों का बनेगा, ये बनेगा R1, और फिर यहाँ से ये डाइवर्ट हो जाएगा दो जगहों में ये पैरेलल कनेक्शंस में डाइवर्ट हो जाएगा, दिस विल बी R2 एंड दिस विल बी R3, यहां से आप इसको जोड़ सकते हो इसके साथ, और ये आप लोगों का बन जाएगा सर्किट। तो आप लोगों के R का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे देख लिए R1 प्लस R2 और R3 का हो जाएगा R मीन। तो पहले हम लोग R मीन निकाल लें, तो R मीन कैसे निकालेंगे, हम लोग R इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला है पैरेलल के लिए, आप लोगों को याद रखना है R2 इंटू R3
अपॉन R1 प्लस R2। जैसे हम लोग वोल्टेज में निकालते थे उसी तरह आप लोगों को निकालना है। ये फॉर्मूला आया कहां से? जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसी को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये मुझे फॉर्मूला डायरेक्टली मिलता है। सारी वैल्यू आप लोगों के पास अवेलेबल है। कंडक्शन है तो R की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? L अपॉन A के। तो मैं आप लोगों को साइड में बता दूं तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? L कितना है उसके लिए? 0.5 अपॉन एरिया कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे आप लोग एरिया कैसे निकालेंगे कि डेप्थ आप लोगों को यूनिफॉर्म दे दी है स्लैब की 1 मीटर। डेप्थ आप लोगों को सीधा से यहाँ पे दे दी है 1 मीटर, और यहाँ पे आप लोगों को डेप्थ के साथ कोई विड्थ तो दी हुई नहीं है, तो हम लोग यूनिफॉर्म विड्थ मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया खाली हो जाएगा 1 इंटू के की वैल्यू 0.02। सेम वे R2 क्या हो जाएगा? उसकी विड्थ है वो है 0.25 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एरिया कैसे आप लोग निकालोगे? यहाँ पे लेंथ जो इसकी जो होगी, जो आप लोगों के लिए हाइट जो आप लोग, ये हो जाएगी 0.5 इंटू 1। ये कितनी हो जाएगी? 0.5 इंटू 1 इंटू थर्मल कंडक्टिविटी के है, कितना है वो? थर्मल कंडक्टिविटी के है 0.1। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, आप लोगों को एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैं वापस लिख दूंगा। R1 क्या निकलेगा? R का फॉर्मूला L अपॉन ए के। तो पहले केस में लेंथ कितनी है? पहले केस में लेंथ है आप लोगों की 0.5, और एरिया क्या निकलेगा आप लोगों की? जो विड्थ है, मतलब 0.5 इंटू 1 आप लोग ऐसा बोल सकते हो। सॉरी, ये विड्थ लेने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने गलती कर दी है। L अपॉन ए के है, या B अपॉन ए के बोले हम लोग। क्या हो रहा है सर जी मेरे साथ आज? जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का R1 क्या हो जाएगा? विड्थ, L मतलब 0.5। एरिया क्या निकलेगा? देखिए इसकी हाइट 1 मीटर है, इंटू इसकी यूनिफॉर्म डेप्थ इंटू इसकी के की वैल्यू 0.02। सेम वे R2 क्या निकलेगा? उसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है सॉरी, ये हो जाएगी 0.25 इंटू उसकी हाइट है 0.5 इंटू 1 विड्थ और उसकी के की वैल्यू। सेम वे R3 का भी वही आंसर आएगा। कितना आएगा? 0.25 उसकी विड्थ अपॉन, नीचे हो जाएगा 0.5 इंटू 1 इंटू उसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.04। तो आप लोग इस तरीके से R1 R2 R3 निकाल लीजिए। अब ओवरऑल आप लोगों का जो रेजिस्टेंस होगा, तो R टोटल मैं बोल सकता हूं तो वो होगा R1 प्लस R मीन। R मीन आप लोग कैसे निकालोगे? R मीन और R इक्विवेलेंट हम लोग ऐसे निकालते हैं, दैट ये बन जाएगा R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। अब देखिए ये सब वैल्यूज मैंने सोल्व करके रखी है। तो यहाँ पे R मीन आप लोगों का आता है, ये आप लोगों का R इक्विवेलेंट आ रहा है 3.57 केल्विन पर वॉट। रेजिस्टेंस का क्या हो जाता है यूनिट? केल्विन पर वॉट। और आप लोगों का जो R1 आ रहा है वो आ रहा है 25, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 3.57। देखिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझा रहा हूँ, सॉल्व आप लोगों को खुद करना है। 3.57 प्लस 25 मतलब ये हो जाएगा 28.57। अप्रोक्सीमेटली मैं देख सकता हूँ ऑप्शन नंबर सी में 28.6। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली बहुत पसंद है। ये क्वेश्चंस आप लोगों को वापस समझने हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों को दो कंसेप्ट बताया कि अगर आप लोगों को वहां पे सीरीज और वहां पे पैरेलल में काम करना हो तो आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द टेम्परेचर वेरिएशन अंडर द स्टेडी हीट कंडक्शन across a composite slab of two material with thermal conductivities K1 and K2 is shown in the figure. Then which of the following statement holds correct? ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बता दिया था कि जहां पे आप लोगों का स्लोप ज्यादा वहां की उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी कम। तो स्लोप किसका ज्यादा है? स्लोप ऑब्वियसली K1 का ज्यादा है K2 के साथ। सो अल्टीमेटली यहाँ पे आप लोग को याद रखना है दैट K1 विल बी लेस देन K2। ऑप्शन नंबर डी सही है। जिस वॉल का कंपोसाइट स्लैब का स्लोप ज्यादा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम। बेसिक सी बात है, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम। ये बात आप लोग समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। स्टेनलेस स्टील ट्यूब KS is equals to 19 K दे दी। अब 2 सेंटीमीटर ID 5 सेंटीमीटर OD is insulated with 3 सेंटीमीटर थिक एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस की आप लोगों को थिकनेस वहां पे थर्मल कंडक्टिविटी K दे दी है। इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट सरफेस इज 600 केल्विन, तो यहाँ पे आप लोगों को निकालना है इसका फॉर्मूला। तो ये देखिए कंपोसाइट सिलेंडर हो गया। कंपोसाइट सिलेंडर मतलब ये स्टील ट्यूब है
और स्टील ट्यूब के ऊपर लगा दी है एस्बेस्टोस की लाइनिंग, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे Q का फॉर्मूला आप लोग क्या निकाल सकते हो, हम लोगों ने इसको बोला था 2 पाई L डेल्टा T अपॉन लॉग, आप लोगों का पहले हो जाएगा R2 अपॉन R1 अपॉन K। यहाँ पे मैं आप लोगों को सर्किट का फॉर्मूला बता रहा हूँ, KA प्लस LN R3 अपॉन R2, देखिए क्या होगा अपॉन KB। देखिए ये जो फर्स्ट होगा ये हो गया आप लोगों का, मान लीजिए R1, दिस विल बी R2 एंड दिस विल बी R3। तो यहाँ पे वैल्यू डालें तो 2 इंटू पाई इंटू लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ हम लोगों को नहीं दी हुई है तो हम लोग उसको 1 मीटर मान के चलेंगे। डेल्टा टी आप लोगों को डायरेक्टली दिया हुआ है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। R1 R2 की वैल्यू डाल दीजिए, तो सब डायमीटर में तो आधा करना पड़ेगा। R2 आप लोगों का कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि स्टेनलेस ट्यूब का 2 सेंटीमीटर आईडी है, मतलब ये आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि ये जो है आप लोगों का D1 है, ये D2 है, मतलब इसका आधा करोगे तो 5 का आधा कितना होता है 25, 2.5 होगा, 2.5 डिवाइड बाय 100 तो हो जाएगा 0.025 अपॉन 2 का आधा 1 तो ये हो जाएगा 0.01 प्लस ln R3 कितना है, R3 आप लोगों को दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर की थिकनेस है। अब देखिए ये था आप लोगों का पहला, इसका जो रेडियस था, अब देखिए R3 कैसे निकलेगा, R2 प्लस थिकनेस एस्बेस्टोस की, यहाँ पे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। R3 कैसे निकलेगा, R2 प्लस ये एस्बेस्टोस की थिकनेस, तो एस्बेस्टोस की थिकनेस है 3 सेंटीमीटर की, तो ये R2 क्या था हमारा 0.025 प्लस 0.03, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.03 प्लस मतलब ये हो जाएगा 0.055, तो ये हो जाएगा ln 0.055 अपॉन 0.025। थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे K1 कितनी है 19 और यहाँ पे एस्बेस्टोस की 0.2, सॉल्व कर लीजिए आप लोगों का आंसर आ जाएगा 944.7 वॉट पर मीटर। कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिख रहा है 72। मेरा काम है कंसेप्ट पढ़ाना, कंसेप्ट आप लोगों को आई एम श्योर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, टू इंसुलेटिंग मटेरियल्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K and 2K are available for legging a pipe carrying a hot fluid if the radial thickness of each material is same। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है पिछले केस की तरह आप लोगों के पास दो इंसुलेटिंग मटेरियल है, कोई भी आप लोग कोई पाइप पे या कोई स्पीयर पे भी आप लोग चढ़ा रहे हो तो आप लोगों के पास दो इंसुलेटिंग मटेरियल है, ऐसे कुछ, ये इंसुलेटिंग मटेरियल नंबर 2 और ये 1। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप लोग किस मटेरियल को अंदर रखोगे, एक की थर्मल कंडक्टिविटी K है और एक की थर्मल कंडक्टिविटी है 2K। तो हमेशा याद रखिए कि आप लोग जो लोअर थर्मल कंडक्टिविटी होगी ना उसको इनर लेयर पे यूज करोगे, और जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, याद रखिए जिसकी K की वैल्यू लो है उसको आप इनर वैल्यू पे रखोगे, क्योंकि उतना ज्यादा वो इंसुलेशन देगा, K की वैल्यू कम मतलब उतना ज्यादा इंसुलेशन, और K की वैल्यू जितनी ज्यादा उसको रखोगे आप लोग आउटर पे, मतलब ये K थर्मल कंडक्टिविटी वाला रहेगा इनर पे और 2K वाला रहेगा आउटर पे। दिमाग में बिठा लीजिए, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मटेरियल विद द लोअर थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी यूज्ड फॉर द इनर लेयर एंड मटेरियल विद द हायर कंडक्टिविटी शुड बी यूज्ड फॉर द आउटर लेयर। 8 के सारे क्वेश्चन पूरा कर रहा हूँ, 45 मिनट्स के आसपास का वीडियो हो गया है, इस वजह से मैं आईएएस के क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन है, वो भी वीडियो मैं सोच रहा हूँ आज ही के दिन इसी के साथ अपलोड कर दूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए, और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको पोस्ट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद एंड जय भारत।